अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टडी करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक हमें कवर करने हैं ना, इफ़ेक्टिव कुलैयन क्या होती है, इनइफेक्टिव कुलैयन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल कौन से आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट करने के लिए कंडीशंस कौन सी होती हैं। बसा औक़ात रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराने के बाद भी रिएक्टेंट की सूरत में ही रह जाते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसके लिए कंडीशंस बताएंगे। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एनर्जी का एक ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि एंडोथर्मिक एनर्जी में एनर्जी ग्राफ कैसे बनता है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, ऐसे ही एक्सोथर्मिक के लिए देखेंगे। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कुलैयन क्या है। स्टूडेंट, कुलैयन कहते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का आपस में टकराना। कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आपस में टकराएंगे और टकराने के रिज़ल्ट में या तो आगे प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इन दोनों का टकराना जो है, ये स्टार और सर्कल का मीन, अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का टकराना क्या कहलाता है? कुलैयन। और कुलैयन क्या हो सकती है? इफ़ेक्टिव या इनइफेक्टिव कुलैयन। Effective कुलैयन, a कुलैयन which leads to the formation of product। ऐसी कुलैयन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के टकराने के रिजल्ट में प्रोडक्ट बन जाए, मीन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कुलैयन एज क्लियर फ्रॉम हेडिंग। इनइफेक्टिव कुलैयन, a कुलैयन which doesn't lead to the formation of product। lead to formation of product। ineffective, a कुलैयन which doesn't lead to the formation of product। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कुलैयन, कि इफेक्टिव कुलैयन के रिजल्ट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होते हैं। ज़ाहिर है कोई ना कोई कंडीशंस तो होंगी ना। कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कुलैयन, इफ़ेक्टिव कुलैयन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, रिएक्टेंट की प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। एट अ टाइम ऑफ कुलैयन। नंबर 2, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। नंबर 3, रिएक्टेंट की केमिकल नेचर का डिफरेंट होना ज़रूरी है। यानी डिफरेंट केमिकल नेचर। अच्छा,
अगर कोई कुलैयन इन 3 कंडीशंस पर पूरी उतरती है तो वो इफ़ेक्टिव कुलैयन कहलाएगी। मीन 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, अगर दोनों ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, अगर वो दोनों आपस में प्रॉपरली सीधी डायरेक्शन में टकराते हैं, मैं आप लोगों को अलग से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, यहाँ दोनों को मैंने सर्कल से शो कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा कि ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। मीन ये नहीं है कि ये भी हाइड्रोजन तो ये भी हाइड्रोजन हो। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टकरा के कोई तीसरा नया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों की केमिकल नेचर इस तरह सेम हो जाएगी। और कंडीशन क्या है? डिफरेंट केमिकल नेचर का होना। ये ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन, कुछ नया नहीं बनेगा। ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन, कुछ नया नहीं बनेगा। ये ब्रोमीन ब्रोमीन, कुछ नया नहीं बनेगा। हाँ, दोनों का डिफरेंट होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है? डिफरेंट केमिकल नेचर। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है। अगर तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में टकराते हैं तो इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं। इसके रिज़ल्ट में तो बन जाएगा, अगर मॉलिक्यूल ऐसे टकरा रहे हैं कि इनकी साइडें आपस में लग रही हैं, मीन जस्ट ये साइडें आपस में टकराएं, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसे टकराएं, ये यहाँ से टकरा ले, ठीक है, ज़ाहिर है टकरा के वापस इधर मुड़ जाएगा, तो ये भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। इसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर इनके किनारे टकराते हैं, साइडें टकराते हैं, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ये दोनों प्रॉपरली टकराते हैं, मीन अगर मेरे 2 हाथ, अगर 2 हाथ में ये 2 मॉलिक्यूल के तौर पे ले लूँ, तो जिस तरह ये मेरे एक हाथ की फिंगर स्मॉल फिंगर है, लार्ज फिंगर है, थंब है, ये दूसरे हाथ की स्मॉल फिंगर से टकराए, लार्ज फिंगर से, थंब से टकराए, ऐसे 2 मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं, तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। अगर मैं इनको मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, तो मैंने यहाँ पे सर्कल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो ये वाली प्रॉपर ओरिएंटेशन, आई मीन एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने होकर टकराते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे टकराएंगे, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। और भी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन के कई वेज हैं, मैंने जस्ट आप लोगों को ये सिंपल समझाए हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि मॉलिक्यूल जब भी टकराएं उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी, देन कुलैयन इज कॉल्ड इफेक्टिव कुलैयन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, इन दोनों के पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। इसके पास भी एक्टिवेशन एनर्जी हो, इसके पास भी एक्टिवेशन एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। एनर्जी की वो मिकदार जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, एनर्जी की उस मिकदार को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लिसन मी स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। या दूसरी पीटीबी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कुलैयन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मैं ये दोनों डेफिनेशन लिखूं तो आप देखिएगा इन दोनों का मफहूम एक ही बनता है। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert reactant into product is called activation energy। दूसरी डेफिनेशन क्या है जो बुक के अकॉर्डिंग है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कुलैयन। तो इफेक्टिव कुलैयन क्या है? इधर तो हमने कह दिया कि भाई वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कुलैयन, जो इफेक्टिव कुलैयन के लिए चाहिए। क्यों? इफेक्टिव कुलैयन में भी तो वही काम होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। कुलैयन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन दोनों डेफिनेशन एक ही मफहूम को ज़ाहिर कर रहे हैं।
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं कंडीशंस पे बात कर रहा था कि पहला प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, दूसरा दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो। इन दोनों में से एक के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरे के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, तो कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दोनों के पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो, दोनों की प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और दोनों की केमिकल नेचर का डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ड्यूरिंग कुलैयन, अदरवाइज जस्ट बाउंस बैक इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज़ इफेक्टिव कुलैयन। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ इनइफेक्टिव कुलैयन। थर्ड पॉइंट, कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कुलैयन। तो आप लिखेंगे अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेसेस प्रॉपर ओरिएंटेशन, दे मस्ट पोजेसेस एक्टिवेशन एनर्जी and they must possess different chemical nature. If these conditions are fulfilled, then the reactant are converted into product. These are the conditions required for effective kulayyan. Activation energy, amount of energy which is required for effective kulayyan is called activation energy, or you can say energy required to convert reactant into product is called activation energy. For example, if we have two molecules A2 and B2, when these molecules come close to each other, अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी करते हैं, इन दोनों की केमिकल नेचर डिफरेंट हो, दोनों के पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो और दोनों की प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो क्या होगा, जब ये टकराएंगे तो पहले इनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, देन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हो रिएक्शन किसे कहते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड रिएक्शन। तो A2 और B2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन पैटर्न क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास A2 प्लस B सिंगल बॉन्ड B2, ये हमारे पास है रिएक्टेंट। तो पहले स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो जब भी ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हों, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग को भी आप लोगों ने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करना है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग and this one is the new bond formation AB। अच्छा, अब देखिए ये वाले नए बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले टूट रहे हैं, ये वाले टूट रहे हैं और ये वाले बन रहे हैं, ये वाले टूट रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। आगे प्रोडक्ट में हमारे पास बन गए AB प्लस AB। दिस कुलैयन इज इफेक्टिव कुलैयन। Here you see student, two molecule A2 and B2 after reaction after Kulayyan they leads to the formation of product AB mean this one is called effective Kulayyan। उसके बाद आप ट्रांजिशन स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, और ये एक स्पीशीज़ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ है।
इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए बन भी जाती है, टूट भी जाती है। और इसको ट्रांजिशन स्टेट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, कि आर्जी तौर पे इसकी एग्जिस्टेंस होती है। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट एंड इट्स एनर्जी इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें आप लोगों ने लिखना क्या है, दोबारा सुन लें। कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल A2 एंड B2 विच आफ्टर इफेक्टिव कोलिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नीचे ये आप डायग्रामेटिकली बता देंगे और फिर ये लिखेंगे इन ट्रांजिशन स्टेट देयर इज़ अ फिनोमेना ऑफ ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन represented by dotted line and the energy of the transition state is very much high। और स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा अगर एनर्जी ज़्यादा हो तो वो स्पीशीज़ अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल है इसलिए तो ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि जो चीज़ें भी स्टेबल होती हैं वो लॉन्ग लिव होती हैं। जो चीज़ें अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बहुत जल्दी या तो डिकम्पोज हो जाती हैं या कन्वर्ट हो जाती हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में। It has short-lived species. It is called transition state because it has transient existence। बड़ी आर्जी तौर पे इसकी मतलब existence होती है। It has high energy. It is very unstable species as compared to that of reactant and product। अब आप इन्हीं के बारे में, इन्हीं का मैकेनिज़्म इन डिटेल बताओगे कि जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो उनका रिएक्शन पैटर्न क्या होता है। इसी की हम ना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो शुरू में तो वो तेज़ी से एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते जाएंगे ना उनकी स्पीड भी स्लो होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, तेज़ी से एक दूसरे के करीब आए, तो जैसे जैसे करीब आते गए इनकी स्पीड स्लो होती गई और बिल्कुल स्लो स्पीड में एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अगर टकराने के दौरान इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी देन दीज आर फ्लाई अपार्ट मीन दीज आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अदरवाइज जस्ट बाउंस बैक इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे कि व्हेन टू मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, ये दो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के करीब आते हैं तो शुरू में तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल शुरू में वो आ रहे हैं जी, स्टार्ट में इनकी ना एनर्जी हम समझ लेते हैं, ये जस्ट समझा रहा हूँ और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिखना नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी भी 100 किलो जूल पर मोल है, इसकी भी एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है, तो शुरू में स्पीड भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड फास्टली मूव कर रहे हैं ना। तो जैसे ही थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आएंगे, हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब लेके आती है और करीब आने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक दूसरे के करीब आ गए, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 100, अब यहाँ पे क्या हो गई 70। एनर्जी कम हो गई, अंडरस्टूड है, स्पीड भी कम हो गई। अब अगर यहाँ पे जब शुरू में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहे थे और एनर्जी 100 थी, करीब आ गए एनर्जी कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई। यहाँ पे स्पीड भी ज़ाहिर कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल हो गई 3 मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या हो गई 3 मीटर पर सेकंड, और करीब आए और एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी और फाइनली आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। और अगर कोलिजन के वक्त इनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी, मीन ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, देन दे आर फ्लाई अपार्ट। स्टूडेंट वर्ड फ्लाई अपार्ट लिखा गया है, इसका मतलब है दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अदरवाइज जस्ट बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब लिखा हुआ है कि भाई ये रिएक्टेंट की सूरत में ही रहेंगे। रिएक्टेंट की सूरत में कब रहेंगे, जब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी, दे आर बाउंस बैक। मीन कौन सी फॉर्म में रहेंगे,
रिएक्टेंट की फॉर्म में रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आप इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, व्हेन टू मॉलिक्यूल अप्रोचेस ईच अदर देन दे स्लो डाउन, मीन एक दूसरे के करीब गए, दे स्लो डाउन। स्लो डाउन की केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से करीब आते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो अंडरस्टूड स्पीड भी कम होगी। व्हेन, ये जो लिखना है आप लोगों ने, व्हेन टू मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, व्हेन टू मॉलिक्यूल अप्रोचेस ईच अदर, दे स्लो डाउन, they collide with one another after collision. If their collision is effective, they fly apart, mean these are converted into product, and if their collision is ineffective, they just bounce back in the form of reactant. Effective collision, ineffective collision. Listen, when two molecules come close to each other, they slow down and they collide with one another. If their collision is effective collision, they fly apart, mean these are converted into product, and if their collision is ineffective, they just bounce back in the form of reactant. And this can be understand with the help of graph. ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन पाथ, इसके दरमियान दो हम लोगों ने ग्राफ बनाने, एक एक्सोथर्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और एक एंडोथर्मिक एनर्जी के लिए। तो ये ग्राफ बनाने से पहले स्टूडेंट याद रखिएगा, इस आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो ये ग्राफ हैं। ग्राफ समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हम ग्राफ बनाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो आप जानते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? अ रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एंडो किससे निकला है? एंटर होने से। थर्मिक निकला है थर्म से। ऐसा रिएक्शन जिसमें थर्म एंटर होती है, मीन एनर्जी अंदर दाखिल होती है, मीन एनर्जी जज़ब होती है। तो इसको मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ पहले भी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो भाई रिएक्टेंट को क्यों एनर्जी दे रहे हैं? इसलिए कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की निस्बत कम होती है, लिहाजा हम रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, रिएक्टेंट प्लस हीट गोज टू प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आप लोगों को बताया कि जब भी एब्जॉर्बेंस हो रही हो, कोई चीज़ एंटर हो रही हो, तो उसको हम रिएक्टेंट वाली साइड पे मेंशन करते होते हैं। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हो गया भाई ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है। तो इस रिएक्शन से एक और चीज़ भी क्लियर हो रही है कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। कोई पूछे क्यों कम होती है, हम कहेंगे भाई कम होती है तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, ताकि ये रिएक्टेंट जिसकी हीट एनर्जी कम थी प्रोडक्ट की निस्बत, अब इसने प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होना है, तो पहले हम इसको हीट प्रॉपर सप्लाई करेंगे ताकि इसकी हीट बढ़ जाए ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़ाहिर है कम हीट होगी तो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं ना हो सकेगा। दूसरा है जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके जो ज़्यादा होती है, जितनी अमाउंट ज़्यादा होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो एक्सो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट गोज़ टू प्रोडक्ट प्लस हीट, जो रिलीज़ हो रही है उसको हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखना है। और इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि भाई रिएक्टेंट की हीट एनर्जी ज़्यादा है, किसकी निस्बत? प्रोडक्ट की निस्बत। सो फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के जी 100 और प्रोडक्ट की है 70, तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो एडिशनल 30 होगी ना वो ये खारिज कर देगा। इसलिए हम कहते हैं रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये दो मैंने इसलिए लिखे हैं, हालांकि इनका सिलेबस से इतना कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन ये आप लोगों के माइंड में होंगे तो आप इंशाल्लाह ग्राफ को ईजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब मैं आता हूँ ग्राफ की तरफ।
दोबारा अपने जहन में रखिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी कम होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। या रट्टे के लिए पॉइंट अपने माइंड में बिठा लें कि जिस साइड पर हीट है ना उसकी हीट एनर्जी कम है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कौन सी साइड पे? रिएक्टेंट वाली साइड पे। इट मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी प्रोडक्ट की निस्बत कम होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आप कौन सी साइड पे लिखते हो? प्रोडक्ट वाली साइड पे। इट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप लेंगे तो बेटर होगा। कॉन्सेप्चुअली कैसे होगा? तो जैसे ही आप सोचेंगे भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक, तो फ़ौरन माइंड में आता है कि ऑब्जर्व क्यों होती है, तो उसका सोल्यूशन भी आ जाता है। भाई ज़ाहिर है रिएक्टेंट की हीट एनर्जी कम है तो हम उसको हीट दे रहे हैं ना ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एक्सो में हीट रिलीज़ होती है, रिलीज़ क्यों होती है? फ़ौरन माइंड में सोल्यूशन भी आ जाता है कि रिएक्टेंट की हीट एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए पहले वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो एडिशनल होती है वो रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, अब मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रा करूँगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये हमारा रिएक्शन पाथ या रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने ना 3 लाइनें ड्रा करनी है और ये ग्राफ है कि इसके लिए, ये आप समझ लो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में किसकी हीट एनर्जी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। एक लाइन आप लोगों ने बनानी है, 3 लाइनें ड्रा करनी है। 1, 2 और 3। अब इनमें से एक लाइन रिएक्टेंट की होगी, एक लाइन प्रोडक्ट की होगी और एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की होगी। तो आप ये भी जान रहे हो कि हीट एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ के लिए रिएक्टेंट की कम, प्रोडक्ट की ज़्यादा। इसलिए सबसे नीचे वाली लाइन होगी हमारी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए ऊपर वाली लाइन होगी प्रोडक्ट की, और यहाँ पे क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ये ऊपर वाली लाइन। तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है ना, तो स्टूडेंट आप रिएक्टेंट से लाइन ड्रा करेंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को टच करके प्रोडक्ट पे इसको बंद कर देंगे। ये हमारी लाइन रिएक्टेंट की है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया, इसको टच करना है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को, टच हो गया, बंद कहाँ पे करना है? प्रोडक्ट पे। देखिए रिएक्टेंट से शुरू हुआ, प्रोडक्ट पे ख़त्म। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 लाइनें ड्रा करोगे, एक रिएक्टेंट की, एक प्रोडक्ट की, एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की। तो रिएक्टेंट की हमने लाइन नीचे क्यों ड्रा की? हम जानते हैं क्योंकि ये एनर्जी का ग्राफ है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट एनर्जी कम होती है, इसलिए रिएक्टेंट की लाइन हमने कम एनर्जी पे रखी, उसके ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो ये लाइन प्रोडक्ट की होगी, मतलब रिएक्टेंट की निस्बत प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। और सबसे ऊपर वाली लाइन, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होगा चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा, वो हमने एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की बनानी है। तो फ़ौरन माइंड में ये भी आ जाता है, तो भाई एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स वाली लाइन हमने सबसे ज़्यादा एनर्जी पे क्यों बनाई है? तो वो मैं स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है इट इज़ वेरी अनस्टेबल, इट्स एनर्जी इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसकी एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निस्बत ज़्यादा होती है, लिहाजा इसका ग्राफ, इसकी लाइन सबसे ऊपर ड्रा करनी है जो मैक्सिमम एनर्जी को शो कर रही होगी। अच्छा, अब एक तो
रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हुए ये रिएक्टेंट वाली लाइन है, ये इतनी एनर्जी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? रिएक्टेंट खड़े हुए हैं यहाँ पे रिएक्टेंट खड़े हुए हैं, इनको जाना है यहाँ पे, तो पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी हिल को क्रॉस करेंगे। ये वो पहाड़ी है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी हिल कहते हैं। यहाँ पे ये क्लाइंब करते जाएंगे, यहाँ से रिएक्टेंट ने सफ़र करना है ना, ये देखिए ये वो हिल है, तो यहाँ पे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे, क्लाइंब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इस हिल को क्रॉस करेंगे, दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है? देखिए हमें कितनी हीट एनर्जी इनको ज़्यादा देना पड़ी है, ये वाली इतनी हीट एनर्जी हमें ज़्यादा देना पड़ी है। क्यों? अगर यहाँ पे ये वाली हीट हमने ज़्यादा दी है इनको, इधर मैंने ये मेंशन कर दिया, इसको हम डेल एच कहेंगे, जो स्टार्ट में हम देते हैं ये हीट। इट मीन हम डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ हीट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट आल्सो कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस रिएक्शन, फ्रॉम दिस ग्राफ के एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम कितनी हीट एनर्जी देते हैं रिएक्टेंट को, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है। आप लिखोगे स्टूडेंट, ओनली दोज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट whose energy is equal to the activation energy or whose kinetic energy is equal to the activation energy, जिनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी, उन्हीं में ये सलाहियत होगी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हिल को क्रॉस करें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। एक तो इस ग्राफ में आप लोगों ने ये बताना है कि कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ओनली दोज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विच हैव sufficient activation energy in order to climb the activation hill, in order to cross the activation energy hill। ये स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी हिल है, इसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी वो रिएक्टेंट जिनके पास यहाँ से लेके इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वही इस हिल को क्रॉस करेंगे और वही प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है। एक बात देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप बेशक ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसमें बताना है कि रिएक्टेंट के पास जो ओरिजिनल उनके पास अपनी एनर्जी होती है ना, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी होती है। जो रिएक्टेंट, ये देखिए ये पेंसिल, इसके अपने ज़र्रात की जो एनर्जी है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी मूवमेंट से पैदा होती है, इसकी पोजीशन चेंज करने से, लेकिन जो इसके अपने ज़र्रात की एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या बताना है कि भाई ग्राफ में पहली बात कि कौन से वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ओनली दोज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट whose initial kinetic energy is equal to activation energy, जिनकी जो इब्तिदा में जो उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी देन दीज आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दूसरी बात कौन सी बताएंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है या बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। देखिए स्टूडेंट, अगर हमने फॉरवर्ड जाना है तो हमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर हमने बैकवर्ड आना है तो कितनी चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि बैकवर्ड आने के लिए प्रोडक्ट तो पहले यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ये भाग के इस पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे और दूसरी तरफ से उतर जाएंगे। लेकिन रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बैकवर्ड आने के लिए कम है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दूसरा पॉइंट,
देखिए मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ओनली दोज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट हुज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, अदरवाइज जस्ट बाउंस बैक इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। दूसरी बात, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन the forward activation energy is greater than backward activation energy, या activation energy of the reactant is greater than activation energy of the product। दो सूरतों में रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी से, एक, या फिर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की सेंस में बता रहा हूँ, लेकिन फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की निस्बत। एक ग्राफ बनाएंगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वैसे स्टूडेंट ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तीन लाइनें ड्रा करनी हैं, एक रिएक्टेंट की होगी, एक प्रोडक्ट की होगी और एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की होगी। लेकिन आप जानते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख चुके हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। तो जिसकी कम है उसको नीचे लिखेंगे हम, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट, ज़्यादा वाले हो गए रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो देखिए मैंने इसकी ऊपर ज़्यादा एनर्जी वाली लाइन पे रिएक्टेंट लिखे हैं, प्रोडक्ट की कम है तो कम एनर्जी वाली लाइन पे प्रोडक्ट लिखा है। ज़ाहिर ऊपर वाला तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है ना, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो हमने ग्राफ कैसे बनाना होता है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ये हमारी लाइन रिएक्टेंट की है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को छू लिया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन से हैं? ये वाले प्रोडक्ट पे आके इसको बंद कर देंगे। ये लो जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, और जब भी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स मालूम करना होता है तो रिएक्टेंट से लेके ये है जी हमारी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। अब यहाँ से खुद गैस करो, हाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है? ये वाला, ये वाला, ये, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो लाइन होती है वही एनर्जी डिफरेंस होता है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब आप खुद ही बताएं, ये है एक्सो का ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है जी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये है बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मीन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना हो तो रिएक्टेंट तो पहले ही हायर एनर्जी स्टेट पे खड़े हुए हैं, इनको तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ये भाग के इस एक्टिवेशन एनर्जी हिल को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन बैकवर्ड आने के लिए, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनको यहाँ से क्लाइंब करना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए एनर्जी की। तो ये इसके उल्ट हो गया। आप लिखेंगे पहली वही दो बातें इन एक्सो, बल्कि ये तो एक दफ़ा ही आप बात मेंशन कर देंगे, ये बात दोनों ग्राफ के लिए। दूसरे वाला ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और यू कैन से द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। मीन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना हो तो ईजिली हो सकते हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना हो तो देर से होते हैं। तो ये दो बातें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये था स्टूडेंट आप लोगों का लेक्चर। एक दफ़ा मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। देखिए हमने कौन कौन से इसमें पॉइंट कवर किए हैं। इफेक्टिव कुलाइन, इनफेक्टिव कुलाइन, कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कुलाइन, एक्टिवेशन एनर्जी, एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन, और फिर ग्राफ। और ग्राफ में खसूसी तौर पे हमने स्ट्रेस दिया है कि कौन से वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और एंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का एनर्जी ग्राफ कैसे बनेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है या प्रोडक्ट की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है या प्रोडक्ट की, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड
एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? सेम इज़ द फैशन विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट इसको देखिएगा, अगर बेटे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।